नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। दोस्तों, आप अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने रिलायंस का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट रही फ्राइडे के सेशन में उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आगे का व्यू हमें रिलायंस में किस तरीके का नज़र आ रहा है। और फिर उसमें कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं जिसको लेकर हम अपने व्यू को और थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं ट्रेडिंग के टाइम। बाइंग में रहना है या सेलिंग में रहना है, या फिर सेलिंग अगर करनी है तो किस लेवल की बात करनी है, बाइंग को होल्ड करना है या फिर एक फ्रेश बाइंग करनी है। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं जब हम किसी एक ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए जाते हैं जो ऑलरेडी न्यूज़ में छाया हुआ हो, जो रेगुलरली एक ट्रेंडिंग वे में चल रहा हो। तो रिलायंस वो शेयर है जो ब्लू चिप कंपनी तो है ही, अगर स्टॉक मार्केट का नाम लिया जाता है तो रिलायंस का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। और रिलायंस का शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और लगातार नए हाई पे नए हाई इसमें लगते जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, जो भी इसमें फ्राइडे का सेशन रहा। देखिए, फ्राइडे में इसमें जिस तरीके का सेशन रहा, मार्केट ने यहाँ पर अपनी ओपनिंग की और मार्केट एक नैरो रेंज में रहा। थोड़ी सी अपसाइड आने की कोशिश हुई, वहाँ पर मार्केट ने एक नैरो रेंज में अपने आप को रखा और 2316 पे आकर इसने अपने आप को क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखेंगे कि जो फ्राइडे का सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। कोई मूवमेंट नहीं थी, ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे आया, एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड करता रहा। दोस्तों, मैं आपको पहले और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूँ, फिर थोड़ा जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी रेंज में रिलायंस जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऊपर में रेजिस्टेंस था, ठीक है, नीचे में सपोर्ट था और लगातार ऊपर जाता बिकवाली आ जाती, नीचे जाता खरीदारी आ जाती। और जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेक किया, ख़ास तौर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये लेवल मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि 2200 जब ब्रेक होगा तो इसमें हम एक तेज़ी आती हुई देखेंगे। और जिस तेज़ी ने इसे नेक्स्ट लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, और जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 2316, 2316, इसके बाद अब क्या, अब हमें कैसा लग रहा है, तो उसको लेकर अभी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जितना भी ये ट्रेडिंग रेंज थी, इसे इसने ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ अपने आप को सस्टेन किया है। कितना सस्टेन करेगा कितना नहीं वो तो मार्केट ही हमें बताएगा। हम सिर्फ उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि जो लेवल्स हैं वो कितने स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रेंड था ऊपर की साइड, थोड़ी सी करेक्शन आने की कोशिश करी, पर यहाँ भी मैं आपको बताता था, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे रिलायंस के ऊपर जो मैंने वीडियो बताए थे, मैंने आपको बताया था कि 2000 के नीचे ही इसमें आप एक सेलिंग का व्यू बना सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहेगी। 2000 का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 2000 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसमें तेज़ी जो है वो फिर से आ सकती है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। रिलायंस ने पूरे के पूरे अगस्त के महीने में अपने आप को एक रेंज में बांध के रखा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रेंज में ट्रेड करता रहा, और जैसे ही इसने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो हमने ये पाया कि इसने 100, 125, 150 पॉइंट की एक और बढ़त ले ली और करंट प्राइस पे 2316 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके का हमने सिनेरियो बनते हुए देखा रिलायंस में। दोस्तों, 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड था। उसके बाद इसमें जैसे जैसे ये तेज़ी आनी शुरू हुई, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रुका, पर ये तेज़ी जो थी वो कंटिन्यू थी। मार्केट में थोड़े थोड़े एक करेक्शन आ रही थी, पर ये देखिए, ये सारा का सारा ट्रेंड नीचे की तरफ ले आ रहा है, पर नीचे में इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं करा जो मैंने आप बताया था 2000 के नीचे, क्योंकि सेलिंग आने के चांसेस थे। उससे पहले ही थोड़ा सा ऊपर इसे सपोर्ट मिला और मार्केट ने यहाँ से टर्न ले लिया, और अभी करंट प्राइस है इसका 2316। देखिए, लेवल्स की कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंस होती है, जिसे कुछ ट्रेडर्स इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर होती है। वो उस तरीके से होती है, आप ट्रेडिंग में हैं, मैं ट्रेडिंग में हूँ, तो हमारे दिमाग पर देखिए सारा का सारा खेल ये दिमाग से रहता है। आपको किस लेवल पे ये लगना शुरू होगा कि मार्केट में अब एक मंदी आ चुकी है, वो या तो अभी जैसे अगर मैं करंट प्राइस की बात करूँ तो 2316 चल रहा है, ये 2000 को ब्रेक कर देता है,
कुछ लोगों को इस लेवल पे लगना शुरू होगा कि मार्केट में एक डाउन साइड के साइन आ चुके हैं। आप एज अ नॉर्मल पर्सन मतलब किस तरीके से सोचते हैं वो आपको पता होगा। आप ये सोच सकते हैं कि 1800 के नीचे मंदी आ सकती है, कुछ सोचेंगे 1600 के नीचे मंदी आ सकती है। तो ये जब ये करेक्शन शुरू होगी, कौन उसे ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहा है, इन्हीं चीज़ों के लिए हमें कई सारी स्टडीज़ दी जाती हैं। हम चार्ट्स में हम चार्ट्स को लेके थोड़ा उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो लेवल हैं जो हमारे लिए बहुत सही रह सकते हैं, कि जिसके नीचे हमें मंदी दिखे और जिसके ऊपर हमें तेज़ी दिखे। तो उन्हीं लेवल्स को थोड़ा सा कंसिडर करके हम कंसिडर करते हैं कि तेज़ी आएगी या मंदी आएगी। अब देखिए, मैंने उससे भी पहले एक लेवल मैंने आपको बताया था। ये ट्रेंड लाइन मैंने आज ड्रॉ नहीं करी है, मेरे ख्याल से आप मेरे पिछले रिलायंस के जो वीडियोस देखेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, शायद मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोस आपको मिलेंगे। उसमें मैंने इसका एक जिक्र किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर लेगा तो कहीं ना कहीं हमें तेज़ी आती हुई नज़र आएगी। यहाँ के ऊपर तो तेज़ी आई, इसके बाद ये एक और फ्रेश मूव हमें ऊपर की साइड में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं 15 मिनट की तरफ। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ हमें एक बहुत क्लियर कट नज़र आ रही है कि रिलायंस जो है वो तेज़ी में है और वो कंटिन्यू है। देखिए, सिर्फ एक चीज़, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में, वैसे मैं फंडामेंटल्स पे इतना मैं कंसिडर नहीं करता जब मैं चार्ट देखता हूँ तो, पर क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर रहता है थोड़े से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म व्यू में। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, सेबी का अभी जो सर्कुलर आया है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जो म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, इनमें उन्हें एक कंट्रीब्यूशन इस तरीके, एलोकेशन इस तरीके से रखना पड़ेगा कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% ही स्मॉल कैप में उन्हें अपने फंड को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। बाकी का जो स्पेयर 25% है उसे आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड के लिए एक रेस्ट्रिक्शन कह लीजिए, बाउंडेशन कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन सेट कर दी है। तो उसका इम्पैक्ट लार्ज कैप फंड्स पे ज़रूर पड़ेगा। लार्ज कैप फंड पे नहीं, मल्टी कैप फंड जो हैं उनकी अगर आप उनकी एक डिटेल व्यू लेंगे तो आप ये पाएंगे। देखिए, जो लोग म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा जानते हैं वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है वो लार्ज कैप फंड में यूज़ करके रखते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ठीक है, ये लार्ज कैप फंड हैं जिनमें मतलब टॉप 100 कंपनीज, ये टॉप 150 कंपनीज ऊपर से 100 के बाद, ठीक है, ये उससे भी नीचे की जो 250 कंपनीज के बाद जो कंपनीज आती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। इसमें अगर किसी म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 80% है, इसमें उसने मान लो 100 रुपये उसके पास आए म्यूचुअल फंड, कोई म्यूचुअल फंड है, उसके फंड मैनेजर के पास 100 रुपये आए इन्वेस्ट करने के लिए, उसने 80% लार्ज कैप फंड में यूज़ कर दिया, 10% यहाँ और 10% यहाँ। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ आपके सामने। या फिर ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि 60% उसने यहाँ यूटिलाइज़ कर लिया, 40% यहाँ यूटिलाइज़ कर लिया और यहाँ पर उसने ज़ीरो रखा। अब इस ये जो सेबी का ये जो एक सर्कुलर आया, गाइडलाइंस आई हैं, इसके बाद क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का, ये एकदम से अभी इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली, थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसका मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू बता सकता हूँ। जो लार्ज कैप फंड है उनमें 80% अगर यहाँ है और यहाँ 10 और यहाँ 10 है, तो इसमें से 15% कम से कम एटलीस्ट वो इसमें उन्हें ले जाना पड़ेगा और 15% यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो 30% इसका एक कम हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 50%। और ये 30% मतलब वो सेल आउट करेंगे। सेल आउट किस में से करेंगे? लार्ज कैप फंड में से। लार्ज कैप फंड में कौन सी कंपनीज आती हैं? रिलायंस तो ज़रूर आती है, ठीक है। तो ब्लू चिप कंपनी जितनी भी हैं, टॉप 100 कंपनीज, उसमें रिलायंस आती है और रिलायंस के शेयर्स में ऐसी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब दूसरा ये सवाल आता है कि ये देखिए, फंडामेंटल पे मैं वैसे डिस्कस करना नहीं चाहता, पर कुछ लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो मैं सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूँ। मैं आपको लेवल्स ही बताऊँगा जिसके बाद मुझे थोड़ी सी
ये बताने के बाद भी मैं कोई अपना ये व्यू नहीं रखना चाहता कि मुझे सेलिंग लग रही है, बाइंग लग रही है, या हो सकता है कि ऐसा इस सेलिंग के बाद भी मार्केट में एक उछाल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मुझे जो चार्ट्स दिखाएंगे मैं वो देखूंगा और उसी के बेस पर मेरा एनालिसिस होगा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन उनका कितना हो सकता है, मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपया उन्हें लार्ज कैप फंड्स का सेल आउट करना पड़े। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उन्हें अगर इस तरीके की एक लिमिटेशन उनके सामने आ चुकी है कि उन्हें 25% उसमें और 25% उसमें रखना पड़ेगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं लार्ज कैप फंड्स में से, इस लार्ज कैप फंड में से नहीं, लार्ज कैप कंपनी में से इस फंड को अपना सेल आउट करना पड़ेगा और वो एलोकेट करना पड़ेगा स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में। तो मान लेते हैं कि ये 10,000 करोड़ का कुछ एक वैल्यू रह सकती है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, कुछ भी रह सकती है। उस फिगर का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, और वो भी सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज पे, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स को यही डिफाइन करती है कि इंडेक्स किस साइड मूव कर रहा है। टॉप 100 कंपनीज, निफ्टी 50 तो फिर भी 50 कंपनीज का है, ये तो बात चल रही है टॉप 100 कंपनीज की। टॉप 100 कंपनीज में वो किस तरीके से एलोकेट करते हैं, कौन सा शेयर बेचते हैं, कौन सा नहीं बेचते, इस चीज़ पर बहुत डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वापस हम आ जाते हैं रिलायंस के शेयर पे। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एक इसकी एक्सप्लेनेशन, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा एक फंडामेंटल व्यू भी आपके सामने रखा करूँ। अभी वो टाइम थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें, 1-1.5 महीना, 2 महीने, तब मैं किसी कंपनी के, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं आईपीओ आया उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल रिसर्च नहीं करता किसी आईपीओ को लेके, किसी फंडामेंटल को लेके। मेरे सामने सिर्फ टेक्निकल्स हैं, उसमें जो लेवल्स निकल के आते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के बेस पे मैं बताता हूँ। यही मेरे पास एक रिलायबल टूल है, ऑथेंटिक टूल है, जिसको लेके मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि इसमें तेज़ी है या मंदी है, या तेज़ी आ सकती है या मंदी आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अब रिलायंस की अब फिर से बात करते हैं कि कौन से लेवल हैं। देखिए इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो लेवल मैं आपको पहले 2000 का बताता था वो अब है 2125, 2125। कहाँ पर होगा ये लेवल, ये 15 मिनट का चार्ट है ना, सॉरी, ये 2125 यहाँ इस लाइन के नीचे, थोड़ा सा और नीचे हो जाए, इस लाइन के नीचे अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो ही हम ये समझ सकते हैं कि जो इसमें अप ट्रेंड चल रहा था अभी तक वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और मार्केट जो है वो एक रिवर्सल मोड ले सकता है। पर जब तक रिलायंस इसके ऊपर है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। छोटे मोटे करेक्शन, अपसाइड मूवमेंट आते रहेंगे, पर इसके ऊपर जब तक है तब तक डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। 2125 आपके लिए वो लेवल होगा जिसके ऊपर आप रिलायंस बहुत आसानी से आप होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा लेवल कौन सा होगा, 2040, ये मैं बताता था 1900 का, ये लेवल है 2040। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस नहीं आएंगे। ये है कि आप बाइंग की पोजीशन से ज़रूर निकल जाइए। ये लेवल है कि एक रिवर्सल में एंटर हो जाएगा मार्केट। 2040 जब ब्रेक होगा तो रिलायंस का जो ट्रेंड है अभी तक जो अपसाइड में चल रहा है वो डाउन साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो दोस्तों लेवल मैंने क्लियर कर दिए हैं, और जब तक इसके ऊपर है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डेली चार्ट्स पे या 4 घंटे पर ही मैं शो करता हूँ। यहाँ देखिए ये अपसाइड मूव है, ये अभी और ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब कितना ऊपर ये अपने आप को सस्टेन करके रख सकता है, हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें नीचे की मूवमेंट दिखाए, तो लगभग 2200 से लेकर 2230 के बीच में इसे वापस एक सपोर्ट मिल सकता है। करेक्शन यहाँ तक आने के चांसेस रह सकते हैं, पर इन लेवल्स पे सपोर्ट फिर से मिल सकता है और मार्केट फिर से एक तेज़ी दिखा सकता है। तो इस तरीके का वो कोई व्यू बन सकता है। अपसाइड कंटिन्यू रहने के ज़्यादा चांसेस हैं और मार्केट में रिवर्सल के कम चांसेस हैं। रिवर्सल आएगा तो 2125 को आप इग्नोर ना कीजिए और 2040 के नीचे सेलिंग ज़रूर कीजिए। तो ये था मेरा रिलायंस पे अभी का व्यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।